चैनल राइट चॉइस टीवी। माई सेल्फ गीतांजलि सिंह। आज हम रूबरू हो रहे हैं भारत माँ के सपूत, हिंदुत्व की परिभाषा, युवा पीढ़ी के लिए दीपक के समान प्रकाशमान श्री रामलाल जी शर्मा, जो चौमू विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान एमएलए पद पर आसीन है। आज हम इस साक्षात्कार के जरिए चौमू की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में चौमू क्षेत्र के लिए क्या विकास किया और इसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। आप चौमू विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान एमएलए पद पर आसीन है, तो हम ये जानना चाहेंगे चौमू की जनता के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए और भी आपकी क्या क्या योजनाएं हैं। चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2003 में मैं पहली बार विधायक बना था और 2003 में जब पहली बार विधायक बना उस समय चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे युवा एमएलए मतलब जी 10 ग्राम पंचायत जो वर्तमान में सापरा विधानसभा क्षेत्र में, वो भी पहले चौमू के अंदर शामिल थी। 2008 के अंदर नया परिसमन हुआ। हाँ। तो जिस समय 2003 के अंदर मैं पहली बार गांव के अंदर गया था तो गांव के अंदर कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। स्कूल ग्राम पंचायत के अंदर भी 8वीं तक भी स्कूल नहीं थी, प्राइमरी स्कूल नहीं थी, गांव के अंदर सड़कें नहीं थी, गांव के अंदर पीने का पानी नहीं था। और उस समय के हालात इस प्रकार के थे कि गांव के लोग शहर के अंदर आना भी आना तो दूर की बात है, सोचना भी उनके लिए ठीक नहीं था। उन परिस्थितियों के अंदर एक विकास की गति शुरू की हमने। कृषि विपणन बोर्ड से सड़कें बनाई, पीडब्ल्यूडी से सड़कें बनाई, गाँव के स्कूलों को क्रमबद्ध करने का काम किया। सेकेंडरी उस समय बहुत सी स्कूलों को करवाने का काम किया। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के अंदर क्रमबद्ध करने का काम किया। तो एजुकेशन के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में हमने आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। और उसी समय 2003 से 8 तक का जो कार्यकाल था उसके अंदर वीर हनुमान जी की आस्था यहाँ लाखों लोगों की है और वीर हनुमान जी आस्था लाखों लोगों के होने के नाते उस मंदिर का विकास करना भी हमारी प्राथमिकता के एजेंडे के अंदर शामिल किया। और उस समय पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके और चौमू से लेकर वीर हनुमान जी तक की सड़क जो 3 मीटर चौड़ाई की थी उसको बढ़ा के 5 मीटर चौड़ाई की गई। उसके बाद में वहाँ इंटरनल डेवलपमेंट की सड़कें कुछ तैयार की गई। इतना काम 2003 से लेकर 8 तक वीर हनुमान जी का हुआ। मेडिकल के क्षेत्र में भी पीएससी और सीएससी को ढांचे को पूरा सुधार करने की ओर भी हम अग्रसर हुए। पहली बार चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने देखे होगी 108 एम्बुलेंस बाद में शुरू हुई। हमने यहाँ शुरुआत की थी, 3 एम्बुलेंस दी थी उस समय विधायक कोटे से, वो हमने थानों को दी। सामोद, गोविंदगढ़ और चौमू 3 थानों को 3 एम्बुलेंस देके आए दिन जो दुर्घटनाएं होती थी इस समय के ऊपर उसका इलाज हो सके घायल व्यक्ति का, उसकी शुरुआत हमने की। और सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम भी हमने अनेकों किए। ब्लड डोनेशन के कैंप किए, प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किए। इसके अलावा ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक मूवमेंट इस तरीके से हमने शुरू किया। जितने भी हमारे अधिकारी थे वो सारे अधिकारी आसपास की स्कूलों के अंदर जाके और बच्चों को सही दिशा देने का काम करते हैं। यहाँ के एसडीएम भी क्लास लेना शुरू किया, वीडियो है, तहसीलदार है, सब क्लास लिया करते थे। वो एक अभियान भी हमने शुरू किया। क्योंकि आप एक युवा नेता थे तो युवाओं के लिए उस समय बहुत ज़्यादा जागृति आई थी। आपने सर सामोद वीर हनुमान जी के मंदिर का जिक्र किया, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये पूछूंगी कि जो ये रोपवे है ये क्यों नहीं बार बार क्यों अटक जाते हैं? देखिए, इससे रोपवे के बारे में अनेकों लोगों की भ्रांतियां अलग अलग है। पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण ने लगभग 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिस समय शिखर अग्रवाल साहब जेडीसी हुआ करते थे। और उस समय पहली बार यहाँ भोजनशालाएं तैयार की गई, यहाँ पर बरामदे तैयार किए गए, रोड बनाई गई, लाइटें लगाई गई, अनेकों भौतिक विकास यहाँ पर हुआ। उसी समय एक कंपनी जो कलकत्ता की रहने वाली थी, मंदिर कमेटी का, उसका दोनों का एमओयू हुआ। जो टेक्निकल पॉइंट है वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जो खसरा है, अगर राजस्व रिकॉर्ड देखते हैं तो ये मंदिर के नाम से है, अगर फॉरेस्ट का रिकॉर्ड देखते हैं तो यही खसरा फॉरेस्ट के अंदर भी है। तत्कालीन जो जिला कलेक्टर थे कृष्ण कुणाल जी, उन्होंने इसको राजस्व रिकॉर्ड को आधार मानते हुए, मंदिर की जमीन मानते हुए इसकी एनओसी जारी की गई कि ये संचालित किया जाए। 2019 के अंदर ये संचालन इसका शुरू हुआ। और उसके बाद में शिकायतकर्ता के आधार के ऊपर इसको रोक के तत्कालीन कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने इसको रोक लगाई और उसके बाद में कहा कि नहीं, फॉरेस्ट से एनओसी आप लेकर आओ। जब फॉरेस्ट की एनओसी की प्रक्रिया शुरू की गई तो आज दिन तक, अभी विधानसभा का सत्र चला है, मैंने करीबन 15 दिन पहले भी विधानसभा के अंदर सवाल किया कि अब तक इसका संचालन क्यों नहीं किया। तो विधानसभा में मंत्री ने जवाब दिया कि 6/6/2023 को भी ऑब्जेक्शन लगा के फाइल वापस डीएफओ के पास भेजी है
राजस्थान सरकार ने अभी तक फाइल फॉरेस्ट के पास भेजी नहीं। जब तक डाइवर्जन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक फॉरेस्ट की एनओसी नहीं आएगी, तब तक ये संचालित नहीं हो सकता, ऐसा सरकार का कहना है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप फॉरेस्ट के अंदर भेजो तो सही। और फॉरेस्ट का ऑफिस अब लखनऊ या दिल्ली के अंदर नहीं है, फॉरेस्ट का ऑफिस भी जनाना डूंगरी अन्नाऊ भवन के अंदर ऑफिस है। तो यहाँ से एनओसी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है। सरकार की नाकामियों की वजह से ये रोपवे बंद है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 101% उसके 10वें दिन इस रोपवे को चालू करेंगे, क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है, ये फैसिलिटी की है। और फैसिलिटी के लिए लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सीधा नहीं चल सकता। इंतजार कर रहे हैं कि रोपवे स्टार्ट हो तो जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी उस दिन रोपवे चालू कर देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जी, बहुत खुशी की बात है। ये आप सर बीजेपी से चुने हुए एमएलए थे, जबकि स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस की आई थी, तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि आपके विकास कार्य करने में कांग्रेस सरकार की वजह से देखिए, कांग्रेस के नुमाइंदे या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि जो अपने आप का दावा ठोकते हैं कि हमारी सरकार है, तो मैं उनसे कहता भी हूँ तुम्हारी सरकार है तो तुम काम कराइए, लेकिन काम कराना तो दूर की बात, वो काम के लिए प्रयास भी नहीं करे। बड़े बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी 2018 के चुनाव में गोविंदगढ़ में आए थे, सपना दिखा के चौमुखी जनता के भी गोविंदगढ़ तक मेट्रो आएगी। अभी मेट्रो सेकंड फेज का प्रस्ताव ही तैयार नहीं हुआ, मेट्रो आएगी कहाँ से? उसी समय वादा कर गए कि बिसलपुर का पानी चौमुखी जनता को पिलाने का काम करेंगे। कहाँ है बिसलपुर का पानी? कहाँ है चौमुखी जनता के लिए? प्यासा मारने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। 2013 से 18 तक बीजेपी की सरकार रही। जयपुर विकास प्राधिकरण से 36 करोड़ की पेयजल योजना हमने बनाई। हम ग्वाड़ी जयसिंहपुरा से पानी लेकर आए, भलेखंड से हम पानी लेकर आए, चौमुखी जनता को पिलाने का काम किया। आज उसी से चौमुखी जनता पानी पी रही है। लेकिन 5 साल इन्होंने जाया कर दिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टिकट के दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन मैं उन दावेदारी ठोकने वालों से ये कहता हूँ कि आप मुझे टारगेट करने के बजाय आप अपनी सरकार को टारगेट करके चौमुखी जनता को आप पानी पिलाएं, ताकि वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। अभी भी इस सरकार के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी और अधिकारियों से संपर्क करके भी चौमुखी विकास के लिए अनेकों सड़कें हमने स्वीकृत कराई। हमारी अनुशंसाओं के आधार पर सड़कें स्वीकृत हुई है। पेयजल के लिए जल जीवन मिशन के ऊपर भारत सरकार पैसे दे रही है। जल जीवन मिशन की योजनाओं को धरातल पे लाने का काम करें। तो पेयजल समस्या का समाधान जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी कर रहे हैं। सड़कें बहुत तीव्र गति से बनाने का काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लगाने का काम राजस्थान सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, जो दावा ठोकते हैं हमारी सरकार है। कई भ्रष्ट अधिकारी पैसे लेकर इन्होंने लगाए, उन्होंने जनता का शोषण करने का काम किया। और आज भी स्थितियां यह है कि ट्रांसफर उद्योग इस सोमो विधानसभा क्षेत्र के अंदर पनपाने का काम किया। एक साथ 18 डॉक्टरों का ट्रांसफर करना, फिर उन्हीं डॉक्टरों से पैसे मांगने और वापस उनको लगाने का काम करना। कल मेरे को 2-3 लोग मिले थे जो सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने कहा था कि हमारे को इस पोस्ट पे लगाने के लिए पैसे लिए थे, हमारे को आज भी 25 किलोमीटर दूर लगा दिया। तो इस तरीके की जनप्रतिनिधि लूट में लग जाए। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि जो इस अहंकार के अंदर बैठे हुए हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अधिकारी जिन्होंने गलत तरीके से पट्टे जारी करिए। एग्रीकल्चर जमीन में सिर्फ जेडीयू का अधिकार है पट्टा जारी करने का। आप एग्रीकल्चर जमीन के पट्टे नगर पालिका जारी कर रही है पैसे लेकर। सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम आप कर रहे हो। सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करवाने का काम आप कर रहे हो। जो पट्टा आप जारी करने का आपको अधिकार नहीं है, नगर पालिका वो पट्टे जारी कर रही है। जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे 101%। जी, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का जामा जो पहना रखा है, ये सर कहाँ तक सही है? भारतीय जनता पार्टी 36 की 36 कोण को साथ लेकर चलने की बात करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों का भला करने की बात करते हैं। अगर हम हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि हम हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर साथ लेकर चलना चाहते हैं, बिल्कुल हमें स्वीकार है। हम हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पे काम करते हैं। अगर बहुसंख्यक समाज के ऊपर कोई अतिक्रमण करता है अधिकारों के ऊपर, तो हम उनके साथ हैं। बहुसंख्यक लोगों के ऊपर हमला करें और फिर हम चुप बैठ जाएं, ये संभव नहीं है। सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, रामनवमी के जुलूसों के ऊपर प्रतिबंध लगा रही है। सरकार कहती है कि रमजान का महीना आने वाला है, मुस्लिम क्षेत्र की लाइटें नहीं काटी जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तुष्टिकरण की राजनीति आप करो, वोट बैंक की राजनीति आप करो। हाँ, बिल्कुल हमें गर्व है, हम
हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए हम आवाज बुलंद करते हैं, उनके ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए हम आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं तो वो सबके खाते में जा रहा है। अगर कोई किसान मुसलमान खेती कर रहा है उसके खाते में भी देश के प्रधानमंत्री जी का पैसा जा रहा है। यदि कोई बीपीएल सूची के अंदर या प्रधानमंत्री आवास की सूची के अंदर कोई मुसलमान परिवार है उसके खाते में भी 1,48,000 रुपये मकान बनाने के जा रहे हैं। आज भी अगर कोई मुसलमान परिवार जनधन के खाते से जुड़ा हुआ है उसके खाते में भी पैसा आ रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री की योजनाएं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे सियासी आरोप एक ने आने को लगाए उसकी हम परवाह भी नहीं करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो मैं एक चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही सौगातें दी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए। तो क्या सर हमारी राज्य सरकार ने वो पूरी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया है? कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो देश को तोड़ने के नारे लगाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो अफजल को सजा देने का काम तो न्यायपालिका ने दिया है। तो इसका मतलब न्यायपालिका के निर्णय के ऊपर भी आप सवाल निशान खड़ा कर रहे हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरीके के नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़ा रहता है। इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, इस देश के अंदर आतंक की कोई घटना नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री जी इस मिशन के अंदर काम करें। 2014 से पहले इस देश को धर्मशाला लोग समझते थे, जिसके मन में आया वहां बम ब्लास्ट किया। आतंकवादी या मेहमान बन के आते थे, अलगाववादी ताकतें या दिल्ली के अंदर बिरयानी खाने का काम करती थी। अब तकलीफ उन लोगों को इस बात की है कि बिरयानी खाने को नहीं मिल रही है। अलगाववादी ताकतों का नेस्तनाबूद करने का काम सरकार ने किया है। आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर, बबलास्ट की घटनाओं के ऊपर रोक लगाने का काम भारत सरकार ने किया है। तो उनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। एक गैंग राज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बनी हुई है जो गैंग अवार्ड वापसी गैंग है। गलत तरीके से अवार्ड लिए गए, सिफारिशों से अवार्ड लिए गए, चहितों को अवार्ड दिए गए, वो गैंग सक्रिय होकर अवार्ड वापस करने का काम करती है। आज देश के अंदर जिसको भी अवार्ड मिल रहे हैं, चाहे पद्मश्री अवार्ड हो चाहे अन्य अवार्ड हो, सब उस प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ न कुछ किया हो। पर्यावरण के क्षेत्र में किया हो, समाज सेवा के क्षेत्र में किया हो, मेडिकल के क्षेत्र के अंदर किया हो, गांव के विकास के अंदर किया हो। तो गरीब लोगों को जो वास्तव में हकदार है उनको सम्मान इस सरकार के अंदर मिल रहा है। कांग्रेस सरकार के विधायक है राजेंद्र सिंह जी हुड्डा, और उनकी काफी कुछ ऐसी वो सुनने में आ रही है। क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि कांग्रेस के एक ने अनेकों नेता ने सवाल खड़े किए। हम जब बोलते थे तो सरकार के नुमाइंदे कहते थे कि आप तो विपक्ष वाले हो, ऐसे ही आरोप लगा रहे हो, मिथ्या आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। लेकिन चीख चीख के भरत सिंह जो सांगों से आने वाले विधायक को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। चीख चीख के राजेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप कहाँ करप्शन की बात कर रहे हो, राजस्थान में 50% से अधिक करप्शन है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। जहाँ कर्नाटक की बात के ऊपर या अन्य मणिपुर की बात के ऊपर कांग्रेस के कई नेता सवाल दागते हैं, तो राजेंद्र हुड्डा ने कहा कि मणिपुर से कहाँ जा रहे हो, राजस्थान के अंदर आप अपनी जगह तो देख लो। पूरे देश के अंदर नंबर 1 क्राइम के क्षेत्र में मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी के अंदर राजस्थान खड़ा है। राजेंद्र हुड्डा ने जो सवाल खड़े किए कि डायरी मेरे पास है जहां उन विधायकों ने पैसा लिया जो राज्यसभा में वोट डालने थे, उन विधायकों ने पैसे लिया जो सरकार को बचाने के लिए था। तो राजेंद्र हुड्डा ही नहीं, राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कि कौन कौन विधायक है। जनता ने विश्वास के साथ चुना और विश्वास के साथ चुनने के बाद इस तरीके के कृत्यों के अंदर जो लिप्त हुए। जहां तक बात है राजेंद्र हुड्डा की बीजेपी में आने की, तो राजेंद्र हुड्डा अपनी पार्टी के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले सचिन पायलट अपनी पार्टी के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के अंदर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हमारे मौजूद हैं जो उदयपुर पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र हुड्डा कोई बीजेपी के अंदर आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो कंपटीशन एग्जाम्स राजस्थान में हेल्ड होते रहते हैं, लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे एग्जाम में बैठ गए हैं, उनको सूचना इन्विजिलेटर दे रहा है बच्चों ये पेपर लीक हो गया है। मैं आपसे ये सवाल करूं, आपको आर्थिक नुकसान अगर होता है तो आपसे मेरे ख्याल से सहन कर लोगे।
आपको फिजिकल नुकसान होता है, आपकी टांग टूट जाए, आप 2 महीने रेस्ट कर लोगे, डॉक्टर से इलाज करा के ठीक हो जाओगे, लेकिन क्या आपका बच्चे का भविष्य कोई खराब कर दे, आप सहन कर सकते हो क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही पीड़ा है राजस्थान के लाखों परिवारों की, जिनके भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है, वो कभी कोई सहन नहीं कर सकता। सरकार ने वादा इस बात का किया था कि हम ईमानदारी से परीक्षा कराने का काम करेंगे। नो पेपर ऑन रिकॉर्ड है, नो पेपर। हम तो कह रहे हैं 16 पेपर, सरकार कह रही है कि नहीं नो पेपर। 19 FIR दर्ज होती है, नो पेपर सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लीक होते हैं। उसके बाद भी सरकार एक भी परीक्षा ईमानदारी से कराने में असफल रहती है। आज राजस्थान के वो तमाम परिवार ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय करने का काम आपने किया है, बच्चों का भविष्य अंधकार में करने का काम किया है। तो आने वाले 2023 के चुनाव में कभी जनता उनको माफ नहीं करेगी और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो सर हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है स्टेट गवर्नमेंट में 101% वो तमाम लोग, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, वो तमाम लोग जिन्होंने पेपर लीक किया है, हाँ, वो पकड़े कांग्रेस जाने नेताओं के संरक्षण में पेपर लीक किया है, कांग्रेस के नुमाइंदे वो अफसर उसमें शामिल हैं। आप पेपर लीक उन लोगों ने किया जिनको आपने जिम्मेदारी दी। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो पार्षद जो आपकी आंखों का तारा था, उसने पेपर लीक करने में भूमिका निभाई। जारौली जिसने ये कहा कि राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक हुए हैं, उन्होंने भूमिका निभाई। आपके सुरेश ढाका जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आपके अधिकारी नेता जाते थे, राहुल गांधी की यात्रा के अंदर वो लोग जो पेपर लीक के आज वांटेड है। और फिर इन पेपर लीक माफियाओं को बचाने के लिए आपके कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद आए और हाईकोर्ट के अंदर पैरवी करे। तो सीधा सीधा इशारा इतना तो सब समझते हैं कि ये कुआं के अंदर भांग नहीं है, ये पूरा का पूरा भांग का कुआं है, जिसके अंदर कांग्रेस के नेता, जिसके अंदर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के वो अधिकारी, ये पेपर लीक करने वाले सुरेश ढाका जैसे लोग और फिर सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो इन पेपर माफियों को बचाने के लिए आ रहे हैं, ये सब शामिल है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बेरोजगारी तो घटानी चाहिए, अभी लग रहा है कि बढ़ रही है। ये लीक हो रहे पेपर, बच्चे इंतजार ही कर रहे हैं। हर बच्चे को इंतजार रहता है कब मैं एग्जाम दूँ, कब रिजल्ट आए, कब मेरी नौकरी लगे। देखिए, अपराध रुकने वाला नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन अपराध के ऊपर अंकुश तो लगाया जा सकता है और अंकुश लगाने की इच्छा शक्ति सरकार के अंदर नहीं है। आज भी राजस्थान के अंदर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो जाए और फिर राजस्थान सरकार का मंत्री शांति धारीवाल विधानसभा में खड़ा होकर ये कहे कि हाँ राजस्थान नंबर 1 है दुष्कर्म के मामले में, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन क्या करें, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। दुर्भाग्य इस बात का है कि विधानसभा के पवित्र सदन के अंदर भी कांग्रेस के नेता इसको हल्के के अंदर लेके जा रहे हैं, गंभीरता नहीं है। सरकार उत्तर प्रदेश का नाम आता था क्राइम के अंदर कि उत्तर प्रदेश वर्ष द क्राइम है, लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ ने क्राइम के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया। सरकार राजस्थान की इच्छा शक्ति होती है कि क्राइम को रोकना है, रुक सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। जो मतदाता होता है अपने घर से निकल के वोट देने जाता है, तो जनप्रतिनिधि एक तरह से उनका मसीहा होता है। तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि अगर आप क्या इस बात पे खरे उतरे हैं। 101% जितना मैं ये नहीं कहता कि हमने सारी समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे कार्यकाल कोई सा भी रहा हो, चाहे सत्ता पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो, मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर ईमानदारी से जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। आज भी मन की पीड़ा इस बात की है कि कई महिलाएं रात को 2 बजे उठ के पानी लेने के लिए दूसरी स्थान के ऊपर जाना पड़ता है। पानी की बड़ी ये पानी की बड़ी समस्या है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कांग्रेस के नेता इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति नहीं है। पहले भी चोमू की जनता को पानी पिलाने का काम हमने किया था और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन बीजेपी की सरकार बन गई उसी दिन हमारा काम शुरू हो जाएगा कि चोमू की जनता की पेयजल समस्या का समाधान हम कैसे करें, उस रोड मैप के ऊपर हम काम करेंगे। आप वर्तमान में एमएलए पद पर आसीन है और भविष्य में भी आप एमएलए पद के प्रबल दावेदार हैं, तो मैं महिला शक्ति के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला शक्ति के लिए आपकी क्या और योजनाएं हैं। देखिए, तकलीफ की बात यह है कि ये विषय ऐसा है, इस विषय के ऊपर सबको समझ रखनी भी चाहिए और सबको इस विषय के ऊपर काम भी करना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का कि आज भी नरेगा के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें 95% महिलाएं हैं, पुरुष 5% है। तो आखिरकार पुरुष जा कहाँ रहे हैं? हम सबको इस विषय के ऊपर गंभीरता से बात करनी चाहिए कि महिला सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, हाँ। महिला को बराबर का हक भी मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए। निरंतर विकास पहले भी हमने अनेकों कार्यक्रम जन कल्याण के चालू किए थे, प्रारंभ किए थे, महिलाओं की जागृति उत्थान के लिए भी किए थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी किए थे।
हमने पहले भी जब मैं सत्ता का विधायक था उस समय महिला कॉलेज है उसके विकास के लिए मेरे विधायक कोटे से भी मैंने पैसे दिए। बच्चों की जो समस्या थी उसका समाधान करने का भी काम किया। जो यहाँ पर संदिग्ध सेंटर बने हुए हैं उन संदिग्ध सेंटरों के ऊपर भी गश्त बढ़ाने का काम भी किया था। और आज भी मैं कहता हूँ कि अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, उसको उसी भाषा के अंदर समझाना नितांत आवश्यक है। वक्त आ गया तो अपराधी को अपराधी की भाषा के अंदर ही समझाने का काम करेंगे। और इस विषय के ऊपर जो एक नकारात्मकता लोगों की मानसिकता बनी हुई है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। सिर्फ ये घर के काम के लिए ही नहीं है, ये एजुकेशन के क्षेत्र में अवसर जब मिला है या जिस क्षेत्र में भी अवसर मिला है वो बहुत आगे तक उसको लेकर गई है। इसलिए आप उनको आगे लाने की भी आवश्यकता है और समाज के साथ खड़ा होकर समांतर चलने की भी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जी, आपके विचार जानकर, भारतीय जनता पार्टी के आगामी योजनाएं जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आशा है चौमू के क्षेत्र के जो भी साक्षात्कार को सुनेंगे उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।